नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री के अध्याय तीसरा, जिसमें नाथसीवाद और हिटलर का उदय से संबंधित 25 एमसीक्यूज अपने पिछले अध्याय में हल कर लिए थे। आज हम उसका दूसरा भाग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रांसीसी क्रांति, रशियन क्रांति और नाथसीवाद और हिटलर, इसमें से 2018, 2019, 2020 यूपीएससी प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसीलिए इन तीनों पार्ट्सों की जो वीडियोस हम काफ़ी 2 पार्टों में लेकर के आए हैं, जिससे कोई भी पॉइंट छूटे ना और सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यूज में शामिल किए जा सके। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हमारा प्रश्न नंबर 26वां है। हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से कब पल्ला झाड़ा। प्रश्न पूछ रहा है आपका कि हिटलर जो था उसने लीग ऑफ नेशंस से कब पल्ला झाड़ा, यानी कि जो मित्र राष्ट्रों की जो एक मंडली थी उससे कब पल्ला झाड़ा था उसने, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इसके विषय में बता देते हैं। ऑप्शन आपका 1933, 1934, 1935, 1936। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका 1933। देखिए दोस्तों, विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली थी। उसने क्या करा था, 1933 में अपने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया था और दूसरे देशों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए प्रश्न नंबर 27वां, हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिलाया। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर ही इसने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था मित्र देशों के खिलाफ। ये तो मैं आप लोगों को पिछले अध्याय में बता चुका हूँ। प्रश्न पूछ रहा है, हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिलाया। 1936, 1938, 1940, 1942। तो देखिए दोस्तों, इसने 1936 में मिलाया था। देखिए 1936 में राइनलैंड पर हिटलर ने दोबारा कब्जा कर लिया और एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद देखिए इसने क्या किया, जिसे आज हम चेकोस्लोवाकिया कहते हैं, उसी को ही चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मनी वासी सुडेटन लैंड पर भी पूरा कब्जा कर लिया इसने। और आखिर में क्या करा कि चेकोस्लोवाकिया को भी इसने हड़प लिया। ओके दोस्तों, और इस दौरान उसे इंग्लैंड की भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को ऐसा लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए जो इंग्लैंड था मूक रूप से इसे अपना समर्थन दे रहा था, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना कर करके। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 में, 1940 में जर्मनी ने त्रिपक्षीय संधि पर किन देशों के साथ हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस और इंग्लैंड, इटली और जापान, पोलैंड और जापान, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, इसने जो त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे उसके विषय में जान लीजिए। देखिए 1940 का टाइम था, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किसके साथ? जर्मनी ने इटली और जापान के साथ। इटली और जापान यानी कि आपके ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों। पहले हिटलर ने सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस का पल्ला झाड़ लिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने मिला लिया और चेकोस्लोवाकिया को मिला लिया। उसके बाद इसकी इंग्लैंड से स्वीकृति दे रहा था मूक रूप से, परंतु देखिए हिटलर रुकने वाला नहीं था, उसने इंग्लैंड पे हमला करने की भी योजना बना ली थी। देखिए एक जर्मन अर्थशास्त्री थे शाख्त, उन्होंने हिटलर को सलाह दी थी कि हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, तो हिटलर ने उसको ही हटा दिया, क्योंकि उसकी साम्राज्यवादी नीति थी। वो ये चाहता था कि अर्थव्यवस्था अपने आप ही डेवलप्ड हो जाएगी दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया जाए तो। अब देखिए हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए युद्ध का विकल्प चुना और सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। उसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में उसका युद्ध शुरू हो गया। ओके दोस्तों, और 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान में के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। किस पर था? अपनी ताकत के शिखर पर था। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिए प्रश्न नंबर 29वां, हिटलर पूर्वी यूरोप को क्यों जीतना चाहता था? क्या वजह थी जो हिटलर पूर्वी यूरोप को जीतना चाहता था?
जर्मन की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, जर्मन की जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करने के लिए, जर्मन को विदेश विजेता बनाने के लिए, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ये पूर्वी यूरोप को जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह के इंतजाम के रूप में जीतना चाहता था। प्रश्न नंबर तीसवां देखिए, हिटलर की नस्ली सोच किन विद्वानों के सिद्धांत पर आधारित थी? दोबारा देखिए, हिटलर की नस्ली सोच किन विद्वानों के सिद्धांत पर आधारित थी? चार्ल्स डार्विन, हॉवर्ड स्पेंसर, विकल्प पहला व दूसरा, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए, उसकी नस्ली सोच जो थी उसके अकॉर्डिंग वो कहता था कि मेरी जो सोच है वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ऐसा नहीं था। हर्बर्ट स्पेंसर की सोच अलग थी, जो हम आगे आने वाले प्रश्न में आपको बताएंगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 31वां, हिटलर द्वारा 1941 में सोवियत संघ पर किए गए हमले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सोवियत संघ पर किया गया हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। यहीं से पराजित होना प्रारंभ हो गया था दोस्तों, पराजित होना। इससे जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया। देखिए, दिशाओं का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो फिर बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। ये पूर्व दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की तरफ उत्तर है और नीचे की तरफ दक्षिण है। तो देखिए, इस बेवकूफ़ी के कारण जर्मन जो था पश्चिमी मोर्चे पर, यानी इस मोर्चे पर ब्रिटिश वायुसैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया। अब देखिए, ये कोना तो घिर ही गया, दूसरा बचा पूर्वी कोना, और पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना जर्मनी को नाको चने चबा रही थी, यानी कि दोनों तरफ से घिर चुका था। आगे देखिए, सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूत कर दिए। फैक्ट की बात है, बिल्कुल सच्ची भी है। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों को का आखिर तक पीछा किया और अंत में बर्लिन तक जा पहुंचे। ओके दोस्तों, इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप को सोवियत वर्चस्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए, यहाँ पर इसके सारे ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32वां, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। देखिए, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के समय पैदा हुई आर्थिक समस्याओं के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कुछ सोचे कूद पड़ा। देखिए दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के समय जो आर्थिक संकट पैदा हुआ था, अमेरिका का शेयर बाजार धराशायी हो गया था, उसके बाद वो बिना कुछ सोचे द्वितीय विश्व युद्ध में कूद गया हो, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखिए, अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, परंतु दोस्तों अमेरिका लंबे समय तक अपने आप को युद्ध से दूर नहीं रख सकता था, इसलिए उसे एंड में जोड़ना पड़ा था, मगर मजबूरी में। देखिए, पूर्वी जापान में पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी एवं उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था तथा प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। यानी कि अमेरिका को चेताया जा रहा था जापान के द्वारा, प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिकी ठिकाने पर हमले की योजना बना लेंगे तो अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो देखिए फिर क्या हुआ, जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया। किसने समर्थन दिया था हिटलर को? जापान ने। और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया गया, यानी कि बमबारी भी स्टार्ट कर दी गई। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। देखिए, ये इसका मेन रीज़न था, मजबूरीवश अमेरिका को इस विश्व युद्ध में कूदना पड़ा था। अब देखिए, 1940 में हिटलर की पराजय और जापान में हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ युद्ध खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? 1940 में। प्रश्न पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो कथन गलत मैंने आपको बता दी, पहला ही कथन गलत है क्योंकि बहुत सोच समझ के वो इस युद्ध में कूदा था अमेरिका। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रश्न बार बार यहाँ पर आ गया जिसके विषय में अभी आपको बता चुका हूँ। 33वां प्रश्न यही दोबारा लग गया जिसका पहला कथन ही गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 34वां, हिटलर की विचारधारा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विचारधारा के संबंध में गलत कथन पूछ रहा है। देखिए, नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था।
इस विश्व दृष्टिकोण में सभी को बराबरी का हक था। देखिए दोस्तों, हिटलर के विश्व दृष्टिकोण में सभी को बराबरी का हक बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही सोच समझ करके लोगों को चुनता था और भेदभाव भी काफ़ी करता था। देखिए, पहला कथन इसका गलत है, बराबरी का हक किसी को भी नहीं था। ओनली जो उसकी सोच से संबंधित मेल खाते थे नाजी लोग, उन्हीं लोगों को समर्थन करता था और किसी को बराबरी का हक नहीं देता था। इसकी विचारधारा में लोगों को नस्ली आधार पर या तो बेहतर या कमतर माना जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन, आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। बिल्कुल, यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाज को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन, आर्य और यहूदियों के बीच में रखा गया था। ये हिटलर की विचारधारा थी लोगों के प्रति। ओके दोस्तों, और उसका दृष्टिकोण था। देखिए 35वां प्रश्न, अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? क्या कहता है प्रश्न? अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, हॉलमार्ट साख्त। देखिए, अतिजीविता का सिद्धांत आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। अब देखिए क्या था, हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविका का सिद्धांत, जिसे सर्वाइकल ऑफ द फिटरेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा रहेगा, यह विचार था। क्या विचार था इनका? जो सबसे योग्य है वही जिंदा रहेगा, यह विचार था, जिसे हिटलर ने अपना मेन आधार बना लिया था। परंतु उसका अर्थ गलत लहजे में लिया था हिटलर ने, क्योंकि देखिए, इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदली गई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकती हैं। और देखिए, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की, जबकि हिटलर तो इंसानी हस्तक्षेप कर रहा था। लेकिन नस्लवादी विचारों के जो लोग थे और राजनेताओं ने अपनी साम्राज्य का विस्तार करने वाली शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36वां, नस्लवादी राज्य की स्थापना के समय वांछित लोगों की श्रेणी में रखे गए लोगों को नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार बताएं। अब देखिए दोस्तों, पहले वांछित जान लीजिए, वांछित किन्हें मानता था वो? तो ये वांछित केवल वही लोग थे हिटलर की नज़रों में जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे। यानी वांछित लोग अच्छे लोग माने जाते थे, जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के लिए योग्य माना जाता था हिटलर की नज़रों में। ओके दोस्तों, बाकी सारे लोग अवांछित माने जाते थे। अब देखिए, प्रश्न कह रहा है, नस्लवादी राज्य की स्थापना के समय वांछित लोगों की श्रेणी में रखे गए लोगों को नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार बताएं। देखिए, कौन कौन से वांछित लोग थे? जिप्सी, अश्वेत, रूसी, पॉलिश, यहूदी, जर्मन, अश्वेत, रूसी, यहूदी, पॉलिश, रूसी। देखिए, ये सारे के सारे लोग जितने दे रखे हैं, सारे के सारे अवांछित लोग थे। ओके दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन जो है आपका फोर्थ सही है, निम्न में से कोई नहीं। अब देखिए कैसे। देखिए, वांछित केवल वही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। मतलब उन जर्मन लोगों को भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं दिया गया था जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। कितनी गलत बात थी दोस्तों। जर्मन के उन लोगों से भी ये अधिकार छीन लिया गया जिंदा रहने का, जिन्हें वो लोग अशुद्ध मानते थे और असामान्य मानते थे। देखिए, जर्मनी में ही कौन लोग रहते थे? जर्मनी के ही रहने वाले थे जिप्सी। कौन थे? जिप्सी। और अश्वेतों की पहले जर्मन की नागरिकता छीनी गई और लास्ट में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया दोस्तों। ऐसे रूसी और पॉलिसी लोगों के साथ किया गया, और यहूदियों के साथ तो बहुत ही बुरा अत्याचार किया गया था हिटलर के द्वारा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, नाज़ी जर्मन समाज को कैसा बनाना चाहते थे? शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज, विकसित विकासशील नाज़ीवादी समाज। तो देखिए दोस्तों, जो नाज़ी लोग थे वो जर्मन को शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। देखिए, नॉर्डिक
जर्मन आर्य। आर्य बताए जाने वाले लोगों की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और उन्हें जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। जर्मन या उससे मिलते जुलते मूल के लोग थे। दोबारा सुन लीजिए। आर्य बताए जाने वाले लोगों की एक शाखा थी जिसे नॉर्डिक आर्य कहा जाता था। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या उससे मिलते जुलते मूल के लोग थे ये लोग। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38वां, घेटो किसे कहा जाता था? ईसाइयों को, यहूदियों को, भारतीयों को, मुस्लिमों को? तो देखिए दोस्तों, घेटो यहूदियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, यहूदियों के लिए जर्मन में। और देखिए आपका प्रश्न नंबर 39 में देखिए, जर्मन शासक हिटलर द्वारा यहूदियों को कहाँ से लाकर कहाँ ले जाकर जर्मन शासक हिटलर द्वारा यहूदियों को कहाँ ले जाकर मरवाया जाता था? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और पोलैंड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका पोलैंड है। पर थोड़ी जानकारी ले लीजिए दोस्तों। यहूदियों को देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। और देखिए मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे और अपना गुजारा बसर करते थे। बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे। ओके दोस्तों, और जिस समाज से अलग बस्तियों में रहते थे उन्हें घेटो कहा जाता था। अब देखिए पोलैंड में ले जाकर के क्यों मरवाया, बता देते हैं आपको। 1933 से 1938 तक लिख लीजिए। सन 1933 से 38 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया। उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। और देखिए सन टाइम आ गया 1939 का। 1939 से लेकर के 1949। अब क्या होता है, 1939 से लेकर के 1949 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंत में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। कितना कठोर नियम था दोस्तों ये, कि मतलब कि इन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था, पोलैंड ले जाया जाता था, वहाँ गैस चैम्बर बनाए गए थे, वहाँ इन लोगों को मार दिया जाता था। ना बच्चों पर दया की जाती थी, ना महिलाओं पर दया की जाती थी। देखिए आगे देखते हैं प्रश्न। जर्मन में प्रचलित शब्दों एवं उनके अर्थों को नीचे दिए गए कूट का सही मिलान कीजिए। देखिए जिप्सी किसे कहते थे? जिप्सी के सामने ही जस्ट दे रखा है। जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों को अपनी सामुदायिक पहचान थी, जिनमें सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। यानी कि ये चीज़ सटीक है। सूदखोर किसे कहते थे? सूदखोर आपके थे बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलने वाले महाजन। इस शब्द का प्रयोग प्राय गाली के रूप में होता था। और घेटो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहूदियों को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना क्या कहलाता था? घेटो कहलाता था, घेटो। ओके दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न नंबर 41वां, जर्नल गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जर्नल गवर्नमेंट थी क्या, ये बताना चाहता हूँ। देखिए पराजित पोलैंड को नाज़ियों ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उत्तरी पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां जाकर के बसाया जा सके। क्यों खाली करवाया गया दोस्तों? क्योंकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को बसाया जा सके। और हिटलर की नीति भी थी, यूरोप पर इसलिए आक्रमण करना चाहता था, मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया, कि जिससे कि जर्मन के लोगों को बसा सके वो। उसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर, यानी कि भेड़ जानवरों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को, अवांछित मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिप्सियों को मानता था वो, अश्वेतों को मानता था, और वो लोग जिन्हें वंश विस्तार के लिए योग्य नहीं माना जाता था और जो तरक्की के योग्य नहीं मानते थे,
वो सारे के सारे अवांछित थे। तो अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी स्थान पर लाकर रखा जाता था। ओके दोस्तों, क्या स्थान का नाम था? जनरल गवर्नमेंट। अब देखिए, जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ओके दोस्तों, देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सारे ही कथन सत्य हैं। यहाँ देखिए, ये वो ट्रेन है दोस्तों, जिसमें यहूदियों को और अवांछितों को भर करके गैस चैम्बरों की तरफ ले जाया जाता था। देखिए, यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था हिटलर ने, आप ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए आगे, प्रश्न नंबर 42 में, नात्सियों द्वारा अवांछितों एवं यहूदियों के नरसंहार का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ और उसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? बहिष्कार के नाम से जाना जाता है 1933 से 1939, या फिर दड़वाबंदी के नाम से जाना जाता है 1940 से 1944, या फिर सर्वनाश के नाम से जाना जाता है 1941 के बाद, या निम्न में से कोई नहीं। तो पहले आप प्रश्न का उत्तर जान लीजिए दोस्तों, फिर थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब में बताऊंगा। देखिए, नात्सियों द्वारा अवांछितों एवं यहूदियों के नरसंहार का पहला चरण आपका बहिष्कार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था? बहिष्कार के नाम से। समय था 1933 से लेकर के 1939। देखिए, जिसमें यहूदियों का बहिष्कार किया गया था, पहला चरण था। देखिए, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया था, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री, ये सारे काम इसके अंतर्गत किए गए थे। अब देखिए, इसके अंतर्गत दूसरा चरण जो था वो दड़वाबंदी था। क्या था दूसरा चरण? दड़वाबंदी। दड़वाबंदी के विषय में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये सितंबर 1941 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1941। लिख लेना आप लोग अपनी नोटबुक्स में। देखिए, सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया कि वे डेविड का पीला सितारा, किसका? डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। ये हुक्म इसलिए दिया गया दोस्तों, जिससे दूर से ही उनकी पहचान हो सके। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी ये पहचान चिन्ह छाप दिए गए दोस्तों। उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदज और वॉर्सा जैसी छोटी बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में छोटी बस्तियों में वो वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य उन लोगों की बस्तियों में व्याप्त हो गया था दोस्तों। ओके दोस्तों, और देखिए, जो तीसरा चरण था इसका यहूदियों के नरसंहार का, वो आपका सर्वनाश के नाम से जाना जाता था, जो 1941 के बाद प्रारंभ हुआ था। उसमें डायरेक्ट इन लोगों से कह दिया गया कि तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। इतनी विभत्स घटनाएं हिटलर के द्वारा उस समय पर की गई थी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 43, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिकार सितंबर 1940 में लागू किए गए थे। ये चीज़ गलत है दोस्तों, क्योंकि यह अधिकार 1940 में लागू न होकर के 1935 में लागू किए गए थे। कब लागू किए गए थे? 1935 में। आगे देखिए, जर्मनी और उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति जर्मन नागरिक होंगे, उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। बाकी सबको जर्मन साम्राज्य का संरक्षण नहीं दिया गया था। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहोत्तर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया दोस्तों। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। ये सारी चीज़ें थी न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार के अंतर्गत, जो 1935 में लागू किया गया था। देखिए आगे, ये देखिए मैंने चित्र लगाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, उस विभत्स घटनाओं को समझाने के लिए। देखिए, भागने की कोशिश में मौत, याचना गृह जहाँ यहूदियों को और अवांछितों को रखा जाता था, के चारों तरफ लगी तार में करंट दौड़ता रहता था। क्या दौड़ता था? करंट दौड़ता रहता था। इस व्यक्ति ने उसमें भागने की कोशिश करी थी तो इसकी मौत हो गई थी। अब देखिए, गैस चैम्बरों के बाहर कपड़ों के ढेर। अब देखिए, जिन लोगों को गैस चैम्बरों में डाला जाता था वो स्नानागार जैसे होते थे, जैसे नहाने के लिए जा रहे हैं, और उसके अंदर फव्वारे भी लगाए गए थे दोस्तों, परंतु वास्तविकता में गैस चैम्बर थे। लोगों के कपड़े उतरवा लिए जाते थे। और देखिए कितनी मात्रा में यहाँ पर कपड़े जमा हैं। और देखिए, एक यातना गृह, ये एक यातना गृह है। यहाँ देखिए, ऐसे देख करके तो आप ताज्जुब में रह जाएंगे। देखिए, अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते, उनसे जूते भी छीन लिए जाते थे दोस्तों गैस चैम्बर में जाने से पहले। ये उन जूतों का ढेर है। यानी कितनी विभत्स घटना थी
हिटलर के द्वारा अवांछित लोगों का कत्ल जो किया गया था गैस चैम्बरों में डाल देना। देखिए 44 नंबर का प्रश्न, नाइट ऑफ ब्रोकन्स ग्लास के नाम से किसे याद किया जाता है? यहूदी प्रार्थना घरों को जलाना, यहूदियों के घरों पर हमले करना, संपत्तियों को तहस नहस करना, यहूदियों को गिरफ्तार किया जाना, उपरोक्त सभी घटनाओं को। तो दोस्तों नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के रूप में उपरोक्त सभी घटनाओं को याद किया जाता है, यहूदियों के साथ की गई थी। ओके 45वां प्रश्न, जर्मनी में युंगफॉक किसे कहा जाता था? नात्सी युवा संगठन, नात्सी सैनिक संगठन, नात्सी विद्रोही संगठन, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देते हैं जर्मनी में युंगफॉक नात्सी युवा संगठन को कहा जाता है। किसको? नात्सी युवा संगठन को। देखिए 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन था। ये क्या था? नात्सी युवा संगठन 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। और कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ यहीं पर आप लोगों को। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक थी दोस्तों। उसका मानना था शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की गुट्टी लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों का नियंत्रण आवश्यकता, और ऐसा कार्य उसने करा भी था। उसने शिक्षा को भी परिवर्तित करने का काम करा और कठोर नीति अपनाई, जिससे कि लोगों के अंदर ऐसी घृणता की भावना आ सके। जितने अत्याचार हिटलर ने किए थे ऐसे ही वो वहाँ की युवा पीढ़ी को बनाना चाहता था। देखिए प्रश्न नंबर 46वां, नात्सी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? 1922, 1925, 1930, 1935। तो देखिए नात्सी यूथ लीग यानी कि युवाओं की जो लीग थी उसका संगठन, उसका यह गठन किया गया था 1922 में किया गया था। देखिए नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ नाम दिया गया था दोस्तों। और 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 यानी कि 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी संगठनों को पहले से भंग कर दिया गया था और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संगठन पर नहीं, जो और सारे संगठन चल रहे थे उन्हें भंग कर दिया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे मात्र एकमात्र ही संगठन चले जिसका नाम था नात्सी यूथ लीग, जिसे बाद में हिटलर यूथ लीग के नाम से जाना जाने लगा था। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 47वां, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, यह कथन किसका है? हॉलमार्क्स का, हिटलर का, ग्योबल्स का, लेनिन का। ग्योबल्स इनके मंत्री थे दोस्तों और हॉलमार्क्स एक अर्थशास्त्री थी जिन्हें हिटलर ने जर्मन की अर्थव्यवस्था सही करने के लिए नियुक्त किया गया था। और ये कथन आपका हिटलर का है। किसका? हिटलर का। अब देखिए ये कथन हिटलर ने कब कहा था? 1933 में कहा था, परंतु सभी के लिए जो कथन था मात्र कथन ही मात्र था। सबकी माँओं की वहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं की जाती थी। देखिए नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। नात्सी तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देने, जो माएँ अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, यानी कि अवांछित बच्चे वही बच्चे हुए जिन्हें वहाँ पर के उच्च अधिकार प्राप्त नहीं थे, उच्च नौकरियों के अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन लोगों को, जो बच्चों को जन्म देती थी ऐसी माँ, उन्हें दंडित किया जाता था। और दूसरी ओर जो वांछित बच्चों की माँ थी जिन्हें जन्म देती थी, उन्हें 4 बच्चों के जन्म देने पर कांसे का तांबा दिया जाता था, मेडल दिया जाता था। 6 बच्चों को जन्म देने पर चांदी का मेडल दिया जाता था। 8 बच्चों को जन्म देने पर सोने का मेडल दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए हिटलर कब का है? 8 सितंबर 1934 का। हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में उनके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नज़र में कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग हैं। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती हैं। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है उसके लिए एक युद्ध ही है। अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध। विचार काफ़ी अच्छे हैं, परंतु ओनली वांछित महिलाओं के लिए। अवांछित महिलाओं के लिए इसके सारे विचार एक तरफा थे, उनके प्रति इसकी कोई दया भावना नहीं थी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 48वां, नात्सियों द्वारा प्रचार की कला के रूप में शब्दों का रूप बदलकर जो प्रयोग में लिए जाते थे उन्हें नीचे दिए हुए कूट से मिलान कीजिए। देखिए वहाँ पर क्या होता था, शब्दों का अच्छा खेल खेला जाता था मीडिया के रूप में, मीडिया के साथ
जैसे मौत, मृत्यु को मृत्यु शब्द नहीं देते थे, नरसंहार को नरसंहार शब्द नहीं देते थे, दूसरे शब्दों के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। उसी शब्दों के खेल को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। देखिए, सामूहिक हत्याओं, सामूहिक हत्याओं को क्या कहा जाता था वहाँ पर? आप देखिए, सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार कहते थे। देखिए कितना अच्छा शब्द है, विशेष व्यवहार। कोई सोचेगा पता नहीं कितना अच्छा व्यवहार किया जाता होगा विशेष व्यवहार में, जबकि वो सामूहिक हत्याएं होती थी। अब देखिए दूसरा शब्द, इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन क्या कहलाता था? इवैक्यूएशन कहलाता था खाली कराना, यानी कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। कितना अच्छा शब्द की इस्तेमाल किया इन्होंने। कहा लोगों की मृत्यु के लिए, लोगों को मारने के लिए उन्हें गैस चैम्बरों में ले जा रहे हैं, और शब्द है इवैक्यूएशन। ओके दोस्तों, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, देखिए गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र मानते थे, यानी कि उनकी सोच में या निगाहों में अश्वेत लोग हुए, बाकी सारे लोग थे वो सारे वो संक्रमित लोग थे, और उस संक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए वो लोग गैस चैम्बरों में भेजता था हिटलर। कितनी विभत्स, कितनी घृणित सोच थी हिटलर की दोस्तों। देखिए अंतिम संसाधन, अंतिम संसाधन किसे कहा जाता था? अंतिम संसाधन यहूदियों के संबंध में प्रयुक्त किया जाता था, जो उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। ओके दोस्तों, और यूथनेजिया, यूथनेजिया ये विकलांगों पर भी दया नहीं करते थे दोस्तों, विकलांगों को भी मार देते थे ये लोग। तो विकलांगों की मृत्यु के संदर्भ में यूथनेजिया शब्द का प्रयोग किया जाता था, या अपने ही जो सैनिक विकलांग हो जाते थे उन्हें भी ये लोग मार दिया करते थे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का पांचवा, और पांचवें का चौथा, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 49, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो रहे हैं यहाँ से, एक साथ मैंने प्रश्न ले लिए हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 2 अगस्त 1915, 1 अगस्त 1914, 10 अगस्त 1920, 21 अगस्त 1914। तो डायरेक्ट आपको बता देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 को प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर अगला 50वां प्रश्न, जर्मनी ने कब घुटने टेके एवं युद्ध कब समाप्त हुआ? 9 नवंबर 1918, 10 नवंबर 1919, 12 नवंबर 1920, 15 नवंबर 1921। तो देखिए, जर्मनी ने आपके 9 नवंबर 1918 को घुटने टेके थे, और इसी तिथि को युद्ध समाप्त हो गया था। प्रश्न नंबर 51वां, वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान कब किया गया था? 9 नवंबर 1918, 22 नवंबर 1923, 12 नवंबर 1920, 16 नवंबर 1922। तो देखिए दोस्तों, वाइमर गणराज्य की स्थापना का जो ऐलान किया गया था वो 9 नवंबर 1918 को किया गया था, जर्मनी के घुटने टेकने के साथ ही। प्रश्न नंबर 52वां, वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919, 22 जून 1919, 12 नवंबर 1920, 26 जून 1922। तो आप लोगों को बता देते दोस्तों, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 53वां, यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय कब हुई? कब हुई थी यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय? जो कि युद्ध लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध, उसमें दूसरी पार्टी थी। 1 जनवरी 1941, 8 मई 1945, 2 फरवरी 1942, 9 मई 1946। तो आप लोगों को बता देते हैं, 8 मई 1945 को मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। मित्र राष्ट्रों में काफ़ी सारे राष्ट्र थे, जो मैं आपको पिछले अध्याय में बता चुका हूँ। अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था अंत में। 1954, सोवियत फौजें ऑशविट्ज को कब मुक्त कराती हैं? सोवियत फौजें ऑशविट्ज, यानी कि जहरीली गैसें देने के लिए जो बनाए गए थे, उन ऑशविट्जों से कब मुक्त कराती हैं? 27 जनवरी 1945, 25 जनवरी 1946, 12 नवंबर 1920, 21 फरवरी 1945। तो आप लोगों को बता देते हैं, ये फौजें ऑशविट्ज से आपको 27 जनवरी 1945 को मुक्त कराती हैं। अगला प्रश्न, जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम कब शुरू हुआ था? प्रारंभ की तिथि पूछ रहा है। 23 जून 1942, 22 जून 1943, 23 जून 1941, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम 23 जून 1942 को प्रारंभ हुआ था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 56वां, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स किसकी पुस्तक है? शार्लट बेराट, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, अन्ना कैरेनिना। तो आप लोग को बता देते हैं, ये पुस्तक आपकी शार्लट बेराट की है, शार्लट बेराट की। देखिए
शेलार्ट ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह यहूदी भी अपने बारे में नास्तियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। एक लंबे समय तक जब लोगों को गुलाम कहा जाएगा, जैसे भारत में 200 साल तक भारत को गुलाम कहा गया, तो भारत के लोग भी अपने को गुलाम समझने लगे थे। जब महात्मा गांधी और उच्च शिक्षाधारी लोग जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके बाहर से आए थे, उन्होंने बताया कि हम लोग गुलाम नहीं हैं, जब जाके यहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना जोरदारी से प्रारंभ किया था। क्रांति के माध्यम से ही विरोध नहीं किया जाता। विरोध प्रदर्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो बाद में लोगों को आए थे, शांति के जरिए, विनय के जरिए, और बहुत सारे तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57वां, महाध्वंस यानी हॉलोकास्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाध्वंस यानी हॉलोकास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जर्मन समाज तो मलबे में दबी एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहूदी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्हें नाज़ी कत्लेआम में झेली है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मासूम बच्चों तक को वहाँ ले जाया जाता था, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो यहूदी तो इस विषय को चाहेंगे कि दुनिया उस कत्लेआम को याद रखे जो हिटलर द्वारा उनके साथ किया गया था। देखिए, जब दमन चक्र अपने शिखर पर था तो उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले के एक आदमी ने अपने साथी से कहा, देखिए क्या कहा, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। अब देखिए, ऐसा उसने किस लिए कहा होगा, कितनी दुखद भावना उसके मन में रही होंगी दोस्तों। देखिए, शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा है, जिससे दुनिया जान सके कितना विभत्स अत्याचार लोगों के साथ किया जा रहा है। देखिए, दुनिया के बहुत सारे हिस्से में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा रखी हुई है। ओके दोस्तों, देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सारे ही कथन सत्य हैं आपके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58, महात्मा गांधी ने हिटलर को कितनी बार पत्र लिखे थे। देखिए, महात्मा गांधी ने हिटलर को समझाने के लिए, अहिंसा पर लाने के लिए, हिंसा का मार्ग का परित्याग करने के लिए 2 बार पत्र लिखे थे, जो आपको नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। उससे पहले प्रश्नों को जान लीजिए। प्रश्न नंबर 59, जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में कब घुसी थीं। जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में कब घुसी थीं। 22 जून 1941, 1 सितंबर 1939, 22 जुलाई 1942, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोग बता देते हैं दोस्तों, ये जो सेनाएं थीं आपकी जून 1941 में घुसी थीं और तारीख आपकी 29 जून थी। इसमें गलत तारीख दी गई है, 29 जून को थी, 29 जून को। ओके दोस्तों, 29 जून 1941 को ये सोवियत संघ में घुसी थी। आगे देखते हैं, हिटलर जर्मन का चांसलर कब बनता है। इस प्रश्न को अपनी इसकी पार्ट 1 की वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर दोबारा से बता देता हूँ। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मन का चांसलर बनता है, और पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया था। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, और जब ये हिटलर वहाँ का चांसलर बन जाता है। अब प्रश्न नंबर पहले का महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ देखिए, गांधी जी ने हिटलर को लिखा पत्र। हिटलर को गांधी जी का पत्र वर्धा मध्य प्रदेश प्रांत से लिखा था। 23 जुलाई 1939 को लिखा गया था। दूसरा पत्र 24 दिसंबर 1940 को लिखा गया था। दोनों में उससे हिंसा का मार्ग छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट की गई है महात्मा गांधी जी द्वारा। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उम्मीद करते पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, जिससे हमारा कंटेंट या यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के पास कंटेंट पहुंच सके, अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकें। ओके दोस्तों, आज हमने दोस्तों आपके क्लास 9th के 3 अध्याय कंप्लीट कर दिए हैं। टोटली इसमें 5 अध्याय हैं, परंतु दोस्तों महत्वपूर्ण 3 अध्याय हमने यहाँ पर पूरे कर दिए हैं। उसके बाद जो आपके अध्याय चालू होते हैं वो आगे एनसीईआरटी की किताबों में हैं, उन्हें हम पढ़ाएंगे। उनके नाम अध्ययन आधुनिक विश्व में चरवाहे, वन्य समाज और उपनिवेशवाद हैं, जिन्हें बार बार पढ़ना उचित नहीं है। एक ही बार सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ करके हम टाइम बचा सकते हैं। अब यहाँ पर 9th क्लास में टॉपिक्स को इतना डीपली नहीं दिया गया है, और हमें फिर ये दोबारा भी पढ़ने, तो यहाँ भी पढ़ें और वहाँ भी पढ़ें, ये चीज़ गलत है। किसी एक टॉपिक को एक ही बार पढ़ें और पूरा पढ़ें। और यूपीएससी में रिजल्ट तभी आता है, टॉपिक को बार बार पढ़ने की बजाय एक बार अच्छे से पढ़ा जाए, लिखा जाए, फिर बार बार उसको रिवीजन किया जाए, जब हम टॉप और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं।
तो दोस्तों चौथा और पांचवा चैप्टर आपको एनसीईआरटी के अगले अध्यायों में, अगली किताबों में हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। आप लोगों का कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।